हम क्या कर रहे हैं, विंडोज 7 इंस्टॉलेशन। सबसे पहले तो ये याद रखें, इंस्टॉलेशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है मैनुअल और एक होता है ऑटोमेटिक। मैनुअल इंस्टॉलेशन क्या है, सेटअप चला दें, सेटअप की क्वेश्चंस का आंसर देते जाएं, ओके ओके करते जाएं, इंस्टॉलेशन हो जाएगी। नॉर्मली जो ट्रेडिशनली हम मेथड यूज़ करते हैं वो ये कि हम इसको बिल्कुल फ़ैन को ऑफ कर दें, हम बूटेबल सीडी ले आते हैं। बूटेबल सीडी समझ लेते हैं, बूटेबल उस चीज़ को कहते हैं। नॉन बूटेबल क्या चीज़ होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मोहताज हो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि जो भी चीज़ रनिंग स्टेट में होगी वो कहाँ पे होगी, आप बताएं अली। रनिंग स्टेट जो या टेम्परेरी, जो भी चीज़ रनिंग वो रैम में होती है, ठीक है। तो जो चीज़ भी रन कर रही होगी वो रैम पे रन कर रही होगी, रैम पे पड़ी हुई होगी। बूटेबल वो चीज़ होती है जो खुद से अपने आप को लोड कर ले, और नॉन बूटेबल वो होती है जिसको कोई उठा के रैम पे रखे और वो चले। तो जो नॉन बूटेबल सीडी होती है उसके लिए यू मस्ट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्लेस, ठीक है। लेकिन जो बूटेबल है वो सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाती है। एग्जीक्यूट होने का मतलब उठा के रैम पे रख दिया, खुद से रैम पे लोड हो जाए। बात क्लियर होती है। तो हम बूटेबल सीडी लाते हैं, बूट करवाते हैं, बायोस में जाके बता देते हैं सीडी से बूट कर रहे हैं, सेटअप खुद से चल पड़ता है, हमसे पूछता जाता है बातें, हम बताते जाते हैं, थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन हो जाती है, ठीक है। गर्मी तो नहीं लग रही, ठीक है ना। तो एक ये तरीका यूज़ किया जाता है कि बूटेबल सीडी से इंस्टॉलेशन कर ली जाती है, जो कि मैनुअल है। ऑटोमेटिक क्या है कि ऑटोमेटिक एज द वर्ड इम्प्लाइज, इस वर्ड से क्या जहन में आता है, ऑटोमेटिक, कुछ खुद ब खुद हो रहा है काम, ठीक है। ह्यूमन इंटरवेंशन तो होता है लेकिन वो बहुत थोड़ा होता है, कि बजाय इसके कि सेटअप मुझसे बातें पूछे खुद ही से उठा ले, ठीक है। और इसकी ज़रूरत उस वक्त ज़्यादा होती है जब बड़े स्केल पे इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है। बड़े स्केल पे ज़्यादा इंस्टॉलेशन, ज़्यादा बड़ा इन्वायरमेंट हो, ठीक है। कंपनी अपनी एक ब्रांच खोल रही हो, आपको कहे कि जी हम हमारी एक नई ब्रांच खुल रही है डिफेंस पे, वहाँ पे 100 मशीन्स फेंक दी हैं, कल जाके इंस्टॉलेशन कर लें। अब आपको हंड्रेड्स ऑफ पीसीज पे इंस्टॉलेशन अगर करनी हो और आप मैनुअली करें तो फिर तो इट विल टेक लॉन्गर टू कंप्लीट द होल इंस्टॉलेशन, मे बी वीक्स लग जाए, ठीक है। तो उसकी जगह अगर आप कोई ऐसा तरीका निकाल लेते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ऐसा मेथड आपको प्रोवाइड कर रहा है जिसमें बड़े स्केल पे टाइमली फैशन में इंस्टॉलेशन हो सकती है, तो आपको वही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पहले विंडोज़ NT के ज़माने में हम सर्वर बेस्ड इंस्टॉलेशन करते थे। फिर 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक चीज़ दी, RIS, रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज। 3 में भी यही थी। इसी का जो नया नाम है वो विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा सबसे पहले कुछ बेसिक बातें वो आपको बताऊंगा और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल जो केस है उस पर आ जाएंगे। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क की आपको याद होनी चाहिए। प्रोसेसर आपके पास मिनिमम 1 GHz हो, रैम 1 GB हो, और हार्ड डिस्क पे जो फ्री स्पेस है दैट इज़ नहीं 40 GB नहीं है, विंडोज़ 7 के लिए मिनिमम जो है 15 है। आप 15 है, आप रेकमेंड मिनिमम लिख लें 20 GB। अब मैं खैर माइक्रोसॉफ्ट पेपर में ये आपसे शायद ही पूछे कि मैंने बड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि प्रोफेशनली जब सिस्टम कंपनी परचेज करती है तो वो बल्क में होते हैं, वेंडर को बता दिया जाता है, तो वो मिनिमम से हाई ही होते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको बता दिया मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब जब आपने ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन करनी है, हम इस वक्त किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन की तरफ। ये हमारे पास वर्चुअल मशीन है जो हमारा सर्वर है, इस पे हम WDS का पूरा एनवायरनमेंट बनाएंगे, और उसके बाद एक और वर्चुअल मशीन है जिससे हम सिस्टम को बूट करवाएंगे और उस पर इंस्टॉलेशन करेंगे। ये हमारा प्लान है। अगर ये बग़ैर किसी डिस्ट्रप्शन के होता है तो उम्मीद है 9 बजे तक आप फारिग हो जाएंगे, और अगर कहीं ब्रेक आ जाती है तो फिर देखिए रात का खाना जो है रास्ते में होता है, घर जाके होता है, क्या होता है। यहाँ तो डेफिनेटली नहीं होगा, बड़े स्केल पे खाना फिर तो पूरी देह उतरवानी पड़ेगी। तो एक आधा बंदा होता तो फिर सोचते हैं जी वी आर इन द सेम बोर्ड यार, मैं भी बैठा हूँ, पूरा होगा फिर ही उठेंगे। एक बात याद रखें, एक मैं आपको की बताता हूँ, कंप्यूटर की जो स्टडीज़ है ना, इनमें आप अगर इंटरेस्ट लें तो एट द स्पॉट आर्टिकल कवर हो जाएगा। यानी आप यहाँ बैठे हैं, आप ये पूरा करेंगे तो सिर्फ आपको ये वीडियो एक दफ़ा देखनी पड़ेगी और आप WDS के रेफरेंस से आप बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे, आप ये पूरा सेटअप रिपीट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। इसमें ऐसा कोई लंबी चौड़ी स्टडीज़ नहीं होती, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टडीज़ है, चीज़ समझी, परफॉर्म कर ली, ख़त्म कहानी। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट ना हो तो वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ओवरहेड है,
ठीक है। तो जो पॉइंट क्लियर नहीं हो आपने मुझसे पूछना है, क्वेश्चन आप जितने मर्जी क्वेश्चंस करें, ठीक है। लेकिन एक तो विद इन द स्कोप ऑफ लेक्चर है, आपके लिए आसान है, मैं तो आंसर आपको कर दूंगा, आप स्कोप से बाहर से भी कर लेते हैं, लेकिन ये है कि आपके लिए ना उसको ग्रिप करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले ये बात याद रखें, एक मिनट होल्ड कीजिएगा कि तो मैं देख लो कि स्टूडेंट ना आए हो जी। वालेकुम। तो आप मुझे कॉल कर देते हैं ना, वो एक्चुअली हुआ ये आज बारिश हुई है ना, तो वो बेल जो है वो ख़राब हो गई है, मैंने भेजा है, वो रिसीव करते हैं आपको। एक मिनट याद रुक जाओगे तो मैं खुद हैरान था कि किधर रह गए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन वो है जिसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब ज़्यादा कंप्यूटर्स पे इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है। ये तो 50 ज़ाहिर है वेंडर को कोई ना कोई वैल्यू बतानी पड़ती है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने 50 कह के जान छुड़ा ली अपनी, लेकिन अगर आपने 40 कंप्यूटर्स पे भी इंस्टॉलेशन करनी है तो मैनुअल में बहुत टाइम लग जाएगा। आपने 25 कंप्यूटर्स पे भी इंस्टॉलेशन करनी है तो मैनुअल में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको WDS की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट की बेंचमार्क वैल्यू क्या है, तो आंसर इज़ 50, कि माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन है कि 50 और मोर पीसीज के केस में आप गो फॉर WDS, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है। यानी कॉन्सेप्ट ये हुआ कि WDS आपको कैपेबिलिटी देता है कि आप बड़े स्केल की जो इंस्टॉलेशन है उसे जल्दी करके अपना वक्त बचा लेते हैं, ठीक है। अगर आप WDS यूज़ ना करें तो फिर शायद आपको कई हफ्ते लग जाएं उस इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करने में। बात समझ में आ गई है? अब हर चीज़ की कुछ ना कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कोई भी चीज़ जब आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। देखें एक बात याद रखें, WDS की ना एक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना हुआ हो। अब इस वर्ड से डरना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि तंबू शंबू लगे हुए हों, दीवारें खड़ी हुई हों, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। आपके पास केबलिंग हुई भी हो, यानी आपको अगर आपका बॉस कहता है कि यार वो हमने ब्रांच ओपन की है, वहाँ पे 200 कंप्यूटर्स हैं, तो क्या आप इंस्टॉलेशन कर देंगे 1-2 दिनों में? आप कहेंगे यस हो जाएगी सर, लेकिन पहले को बंदा भेजें केबलिंग को कर दें, केबलिंग करवाएं, ठीक है। नेटवर्क यानी फिजिकली सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड। अब फिजिकली कंप्यूटर्स कनेक्ट भी हो गए तो क्या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया? नहीं, नहीं बना। आपको वहां जाके पहले क्या करना पड़ेगा, एक कंप्यूटर पे आप विंडोज सर्वर 2008 इंस्टॉल करेंगे, उस कंप्यूटर पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, चाहे आप यानी उसी एक कंप्यूटर पे सारी चीज़ें बेशक इंस्टॉल कर दें। उसी पे आपने विंडोज सर्वर 2008 इंस्टॉल किया, उस कंप्यूटर पे आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की, उस कंप्यूटर पे जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ ही DNS भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने उस पर DSCP इंस्टॉल किया। कितनी चीज़ें होंगी? 3, एक्टिव डायरेक्टरी, DNS, DSCP। ये 3 रिक्वायर हैं किसके लिए? WDS। यानी WDS कहता है मैं काम करूंगा ही नहीं जब तक ये 3 चीज़ें ना हो, ठीक है। तो आपको DNS भी अवेलेबल करना पड़ा, आपको DSCP भी अवेलेबल करना पड़ा, और आपको एक्टिव डायरेक्टरी भी अवेलेबल करनी पड़ी। अब डेफिनेटली इसमें आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन क्योंकि 200 कंप्यूटर्स पे इंस्टॉलेशन करनी है तो 2-3 घंटे को मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद आप उस पर क्या करेंगे? WDS इंस्टॉल करेंगे, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? मैंने क्या किया है, यानी आप जरा जहन में देखें, किसी चीज़ का जब तक खाका ना बने ना जहन में, वो क्लियर नहीं होती जितना मर्जी आप करें। ये जनाब वो एनवायरनमेंट था, उस एनवायरनमेंट में केबलिंग हुई भी थी, ठीक है जी, सारे कंप्यूटर्स अटैच थे। आपने उसमें से एक कंप्यूटर उठाया जो कि सर्वर बेस्ड था, अच्छा हार्डवेयर वाला था। उसमें आपने सबसे पहले विंडोज 2K8 इंस्टॉल की, क्योंकि जाहिर है ये DNS DSCP विंडोज 7 में थोड़ी होते हैं। डोमेन बनाने के लिए क्या चाहिए? सर्वर बेस्ड एनवायरनमेंट चाहिए। तो आपने सबसे पहले विंडोज 2K8 सर्वर इस पे इंस्टॉल कर लिया, प्रेफरेबली R2, ठीक है। अच्छा है R2 ही करें जो नया वाला है, लेकिन वैसे WDS जो है वो R1 में भी अवेलेबल है। उसके बाद आपने इस पे ADS इंस्टॉल की। ADS जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही क्या इंस्टॉल हो जाता है? और आपने क्या इंस्टॉल किया? DSCP। बात समझ में आ रही है? 3 चीजें आपने उस पर इंस्टॉल कर दी, एक्टिव डायरेक्टरी अलॉन्ग विद DNS एंड देन DSCP। अब आपसे अगर ये सवाल किया जाए कि क्या WDS जिस मशीन पे इंस्टॉल करते हैं उस मशीन पे ADS, DNS और DSCP का इंस्टॉल होना ज़रूरी है, तो आपका आंसर है नो। उस मशीन पे ज़रूरी नहीं, हमने तो अपनी जान छुड़ाई है कि एक ही मशीन पे कर रही है। लेकिन अगर
फॉर एग्जांपल यहाँ पे डोमेन बनी हुई होती, इस पे डीएनएस होता, इस पे एडीएस होती, इस पे डीएससीपी होता, और ये कंप्यूटर भी इसी डोमेन में होता, तो मैं इस पे भी क्या इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ जो आपने याद रखी। दो टर्म्स होती हैं, एक है वर्क ग्रुप और दूसरी है डोमेन। माइक्रोसॉफ्ट का जो एनवायरनमेंट है या वो वर्क ग्रुप बेस्ड एनवायरनमेंट होगा या वो डोमेन बेस्ड होगा, तीसरी चीज है ही, या डोमेन होती है या वर्क ग्रुप होता है। वर्क ग्रुप होता है छोटे एनवायरनमेंट, 5-7 कंप्यूटर्स हैं, कोई छोटा सा वो है, लाइक स्टेट एडवाइजरी सर्विसेज हैं, ठीक है, जहाँ 5-7 कंप्यूटर्स रखे हैं तो वहाँ वर्क ग्रुप बना देते हैं। जब आप बात करते हैं ना हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स के, तो वहाँ पे डोमेन बनाई जाती है। डोमेन का मतलब क्या होता है कि एक सेंट्रल मशीन है, उसके नीचे हजारों कंप्यूटर्स हैं, कहीं भी कोई यूजर ने पासवर्ड आप देते हैं तो वो वहाँ से जाके चेक होता है। जिस तरह बैंक का एनवायरनमेंट होता है कॉलिंग सेंटर कि आप किसी भी पाकिस्तान की एटीएम मशीन पे जाते हैं, आप जब अपना कार्ड डालते हैं ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वो कार्ड एक सेंट्रलाइज लोकेशन से, अब वो एटीएम का जो नेटवर्क है वो तो फैला हुआ है, फिजिकली तो एक बिल्डिंग में एक क्लोज जगह पे नहीं है ना, एटीएम कहीं भी लगी हुई, लेकिन डेटाबेस तो एक होगा। अगर डेटाबेस एक ना हो तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप एक बंदे को चेक भी दे देंगे, जिस टाइम पे आप कहेंगे हाँ चेक कैश करा मैं तो एटीएम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो जना फ्रॉड हो जाएगा। तो फिर एक डेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो एटीएम मशीन है उनको कंट्रोल एक जगह से किया जा रहा है, एक डेटाबेस है जो उन्हें गवर्न कर रहा है। वही काम यहाँ पे हो, वो एक मशीन वो ये है जिसपे आपने एडीएस इंस्टॉल की, उसे क्या कहते हैं, डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस, डीएससीपी, these services are not have to be installed on the machine hosting WDS। हो सकता नहीं भी हो सकता, जरूरी सिर्फ ये है कि WDS सिर्फ डोमेन के लिए, वर्क ग्रुप में नहीं हो सकता। पॉइंट ये है जो आपने याद रखना कि अगर आपका एनवायरनमेंट वर्क ग्रुप बेस्ड है तो WDS यूज नहीं हो सकता। WDS के लिए डोमेन होनी चाहिए, पहले डोमेन बनाए बाद में WDS की बात होगी। बात क्लियर होती है? बेशक फैन चला तो मजबूरी, लाइट चली गई चला। ये सर एनवायरनमेंट में आपका डीएससीपी, डीएनएस और डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए। हाँ, एक सिस्टम पर हमने सर विंडोज 2008 कर दिया और उसके ऊपर आप विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज कर रहे हैं। हाँ बस ठीक है। यानी अगर आपके पास, मैं कहता हूँ ये कंप्यूटर था जो डोमेन कंट्रोलर था, इसी डोमेन में इस पे डीएनएस और डीएससीपी थे, ये एक और मशीन थी जो क्या थी, मेंबर सर्वर। बताएं मुझे मेंबर सर्वर और स्टैंड अलोन सर्वर में क्या फर्क होता है? प्रॉब्लम क्या है? सर ये जो आपके डोमेन कंट्रोलर ना हो, मेंबर सर्वर वो मशीन होती है जो डोमेन कंट्रोलर नहीं है और डोमेन में है डोमेन में, डीसी नहीं है। प्रिंटर आपके घर में डोमेन में सारे डीसी होते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में तो पता नहीं कितने सर्वर लगे होते हैं, 50-60 सर्वर्स हो सकते हैं। प्रिंट सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, सब पे एडीएस थोड़ी इंस्टॉल की जाती है, ठीक है। तो ऐसी मशीन जो डोमेन का पार्ट है लेकिन डीसी नहीं है, वो मेंबर सर्वर है। और ऐसी मशीन जो किसमें लगी हुई है, वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट है। याद रखें, वर्क ग्रुप में ये जरूरी नहीं है कि वर्क ग्रुप में सब पे विंडोज 7 ही हो, वर्क ग्रुप में भी आप सर्वर लगा सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगी? स्टैंड अलोन सर्वर। स्टैंड अलोन सर्वर वो सर्वर बेस्ड कंप्यूटर है जो वर्क ग्रुप में है। मेंबर सर्वर वो सर्वर बेस्ड कंप्यूटर है जो है डोमेन में लेकिन डीसी नहीं। बात क्लियर हो गई है? तो आप बड़ा आसान हो गया समझाने के लिए। WDS डीसी पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है और मेंबर सर्वर पे भी किया जा सकता है। अब बात क्लोज हो गई ना। WDS के इंस्टॉल करने के लिए जरूरी नहीं है कि मशीन क्या हो, डीसी हो सकता है डीसी, लेकिन जरूरी नहीं है, चाहे मेंबर सर्वर पे कर। अब मुझे बताएंगे कौन, आप, क्या WDS की सर्विस स्टैंड अलोन सर्वर पे हो सकती है? बोलेगा नहीं कोई, ना मुंह हिलाएगा। बात होगा तो एक क्वेश्चन करो, अगला बंदा क्या करे सर, तो आसपास वालों को पता लग जाता है। जी सर हो जाएगी, हो जाएगी, आपके लिए मैंने सर हिलाया। स्टैंड अलोन सर्वर क्या होता है? शाबाश सर जो ये वर्क ग्रुप में हो, वर्क ग्रुप में, तो वर्क ग्रुप में WDS हो सकती है। खत्म बात हो गई। कैसे कर दिया आपने? स्टैंड अलोन सर्वर तो वर्क ग्रुप में था, वर्क ग्रुप में तो WDS रिक्वायर करती है एक्टिव डायरेक्टरी, और अगर एक्टिव डायरेक्टरी है तो फिर वर्क ग्रुप नहीं है, डोमेन है। बात समझ में आ रही है?
ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें एडीएस सब चीजों को कंट्रोल कर रही है। एडीएस इंस्टॉल करने से तो डोमेन बनती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जी उजड़े चमन यार, अच्छी अच्छी शक्लें बनाया करो, मुस्कुराया करो। आपको पता है हम लोगों का ये बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हम लोग मुस्कुराते नहीं। हम लोग या तो कहका लगाते हैं और या फिर डिसेंट बन के बैठ जाते हैं। हमें ये बड़ा शौक है कि लोग समझेंगे हम डिसेंट हैं, चाहे हम डिसेंट हैं। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। वैसे स्माइल वैसे ही कॉन्टेजियस है। आप देखिए वैसे ही वो हंस रहा तो दूसरा देख के चाहे उसको बात में पता भी ना हो, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। हाँ, ये असल में होता ये है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि क्लास में ना डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स फेसेस बनाते हैं। जो सीरियस फेस होता है उसकी एक वजह तो ये होती है कि लेक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ होता है, ठीक है, ये भी एक रीज़न होती है। लेकिन समटाइम ये भी होती है कि वो समझ नहीं आ रही या ही हो गया है और लोग की पढ़ाई जा रहे हैं, तो वो की पढ़ाई जा रहे हैं जब वो चेहरे पे आता तो इस तरह का फेस में कोशिश करें खुश रहें। समझ में आएगा। समझ में आने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होना ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जोक जहन में लाएंगे। हाँ सर ने कहा खुश रहें, वो जोक क्या था, बड़ा आला जोक था, सुनाने वाला नहीं है लेकिन बड़ा अच्छा था, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन रिलैक्स होना ज़रूरी है। जहाँ समझ में ना आए, देखें एक बात याद रखें, आपको शर्माना नहीं है क्वेश्चन करने में, ये क्लियर करें। वैसे तो मैं खुद इतने क्वेश्चंस करूंगा क्लास में कि आपको मजबूर कर दूंगा समझने पे, लेकिन आपके भी जहन में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आए फौरन कर लें। मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, विदाउट एनी कंडीशन आपका क्वेश्चन एंटरटेन किया जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही? तो अब तक जो मैंने आपको बातें बताई उन्हें अगर हम सम अप कर लें, WDS उस वक्त चाहिए जब बड़े स्केल पे विंडोज 7 की डिप्लॉयमेंट हो रही है, ठीक है जी? क्लियर है ये सबको बात? WDS यूज़ करने के लिए एनवायरनमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी, मेरा एनवायरनमेंट का है, बात मुकम्मल है एनवायरनमेंट में, उस लोकल मशीन पे एनवायरनमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी, DNS और DSCP का होना ज़रूरी है। अब आ जाए उस मशीन पे क्या होना ज़रूरी है। अब हम मशीन की बात करते हैं। जिस मशीन पे आप WDS इंस्टॉल कर रहे हैं उस पर दो चीज़ें ज़रूरी हैं, सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज सर्वर 2008 R1 हो जाए, विंडोज सर्वर 2008 R2 स्टैंडर्ड एडिशन हो, चाहे एंटरप्राइज एडिशन हो, चाहे डाटा सेंटर हो, सब में WDS, ठीक है? लेकिन हो सर्वर 3 में भी है। 3 का जो बात का रिलीज था उसमें WDS कहते थे, पुराने वाले रिलीज में RIS था, लेकिन है दोनों में, ठीक है? इवन 2000 में, विंडोज 2000 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था RIS, ठीक है? तो सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2 NTFS, ठीक है? NTFS पार्टीशन। अगर आप ये 2003 में पढ़ रहे हो तो एक तीसरी कंडीशन भी थी, लेकिन आप बोलूँगा अगर किसी को तीसरी कंडीशन 2003 की आती है तो मैं 8 की बता देता हूँ, जब नहीं आती तो फिर लानत भेज दो, फिर पुरानी बातें क्या करना, हिस्ट्री है। ये बड़ी अच्छी रीज़न है कि अगर फ्यूचर में 2003 वाला एनवायरनमेंट हो तो फिर तो तीसरी क्या कंडीशन है, जो दूसरी कंडीशन है, इसी को रिफ्रेश कर लेते हैं कि NTFS पार्टीशन हो। कौन सी पार्टीशन? असल में WDS को ना एक ड्राइव अपने लिए यूज़ करनी होती है, इमेज रखनी चाहिए। जो 2003 था ना उसमें रिक्वायरमेंट ये थी कि वो जो ड्राइव WDS यूज़ करता था ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली यूज़ नहीं करता, ठीक है? अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम पार्टीशन। लेकिन 8 में ये है कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम वाली भी दें तो वो वार्निंग देता है लेकिन यूज़ कर लेता है, ठीक है? तो आइडियल यही है, हम भी यही करेंगे। हम C ड्राइव पे नहीं करेंगे उसे, अदर देन C ड्राइव कोई और ड्राइव दे देंगे। लेकिन बाय डेफिनेशन 8 में आप C पे भी कर सकते हो, वही ड्राइव जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है वही उसे दे दें, वो भी यूज़ कर लेता है। तो दो रिक्वायरमेंट हुई, सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, NTFS। सादा सी बात है, मुश्किल तो नहीं, ठीक हो गया, पक्की बात है। अब ज़रा आए क्लाइंट रिक्वायरमेंट। हमने एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स कर ली, 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट देखनी है बिफोर परफॉर्मिंग एनीथिंग, ठीक है? एक एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट, वो हमने देख ली, सर्वर की रिक्वायरमेंट भी देख ली। अब क्लाइंट्स पे आए कि उन क्लाइंट पे क्या होना चाहिए। देखें, नई मशीन्स परचेज की हैं, ब्रांड न्यू मशीन्स हैं, उनको ला के आपने प्लग इन करवा लिया, नेटवर्क NIC लगा हुआ है, उसमें केबल लगा ली। अब उन्हें आप ऑन करेंगे तो उन्होंने कनेक्ट होना किसके साथ? हार्ड डिस्क पे कुछ है ही नहीं। आपको पता है मशीन में ज़िंदगी कौन पैदा करता है? वो चीज़ पैदा करती है जो रैम पे आए और रन हो सके। मशीन जिंदा रैम करती है, हार्ड डिस्क नहीं करती।
ये बात आपको मैं पहले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक रैम पे लोड नहीं हो मशीन जिंदा ही नहीं हो सकती। अब वो मशीनें बिल्कुल नहीं है, ब्रांड नहीं है, उनकी हार्ड डिस्क पे तो कुछ है ही नहीं। अगर हार्ड डिस्क पे कुछ होता तो उसको उठा के रैम पे रख दिया जाता तो सिस्टम चल पड़ता। हार्ड डिस्क पे कुछ है नहीं। सीडी से बूट करवाना है, फिर टाइम कैसे बचेगा? 500 सीडीज लाए 500 मशीन्स के लिए जिससे बूट करवाना, ये भी बात नहीं बनती। तो सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर उन मशीन में कौन सी एक यूनिक चीज़ होगी जो उन्हें इस काबिल बनाएगी कि वो चल पड़ेंगे। चल पड़ने से मुराद आप उन्हें ऑन करेंगे, वो सर्वर से जाके उठाएंगे इमेज और लाके रैम पे लोड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए याद रखें कि क्लाइंट्स की भी कुछ रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट जब आपका बॉस कहे कि यार वो 200 कंप्यूटर्स हम जो है वो लगा रहे हैं, उन पे आपने इंस्टॉलेशन करनी, तो आप बताएं उन्हें कि सर वो 200 मशीनें परचेज करते हुए वेंडर को बताएं कि जो उनके NIC हैं वो बूटेबल हो। और वो कैसे होते हैं? NIC, जितने भी नए NIC आ रहे हैं वो बूटेबल होते हैं। देखें, वेंडर ने मशीन सेल नहीं करनी, वेंडर को पता है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब जितनी भी मशीन्स आ रही हैं उनके NIC में PXE बूट रोम की चिप लगी हुई होती है। PXE बूट रोम, PXE है प्री बूट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, उसकी चिप लगी हुई होती है, इसलिए यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट। ठीक है, लेकिन अगर यानी कोई आपको पता है बल्क में हार्डवेयर परचेज करना तो बहुत बड़ी डील्स होती है, उसमें समटाइम वेंडर पसंद का होता है, प्रोडक्ट उसकी मर्जी की होती है, 2 लोग खुश हो जाते हैं बाकी बर्बाद होते हैं। तो इस तरह का कुछ सिलसिला नहीं कि आपके बॉस ने पसंद का वेंडर चूज़ किया, उसके अगेंस्ट उससे पसंद की चीज़ें दे दी गई हैं, बाद में कवाली आपकी वजह जब आप जाएं और वो सिस्टम PXE बूट हो। तो ये रिक्वायरमेंट आप एक बात याद रखें, समटाइम ये होता है कंपनीज में जो हार्डवेयर और ये जो परचेजिंग होती है, प्रोक्योरमेंट, इसके लिए अलहदा यानी आप नहीं होते रिस्पॉन्सिबल, लेकिन टेक्निकल रिक्वायरमेंट आप बता देते हैं। तो आप जो भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उन्हें बता दें कि यार जो मशीन्स परचेज कर रहे हैं उन पर बल्क इंस्टॉलेशन हो रही है, तो वेंडर को बता दें कि जो NIC है वो बूटेबल है। और वेंडर को क्योंकि बड़ी डील मिल रही होती है इसलिए वो इन चीज़ों का ख्याल रखता है। और वैसे इन शॉर्ट अब जितनी भी मशीन्स नई आ रही हैं, आपने देखो मशीन चले तो स्टार्ट में आता है प्रेस F12, अगर प्रेस F12 की ऑप्शन आ रही है इसका मतलब है उनके NIC बूटेबल है। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, तो ये मैं अगर कहता हूँ हुआ कुछ यूं, हार्ड डिस्क तो खाली थी इसकी, लेकिन NIC भरा हुआ था, आपने इसे ऑन किया, ये NIC से बूट हुआ। ठीक है, बूट हो के सबसे पहली चीज क्या चाहिए? इसे कम्युनिकेट करना है, इसने इसके पास जाना है, WDS के पास जाना है। WDS के पास जाने के लिए इसके नेटवर्क पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और कम्युनिकेट करने के लिए क्या चीज चाहिए? एड्रेस। और यहीं से आपको समझ में आएगा कि why DHCP is needed। ठीक है, वो देखे थे मैंने जो क्वेश्चंस दिखाए थे आपको 50 विंडोज 7 में, उनमें क्वेश्चन था कि why DHCP is needed। ये इसी लेक्चर में से आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये जाएगा DHCP के पास, DHCP से IP एड्रेस दे देगा, उस IP को यूज करते हुए फिर ये किसके साथ कनेक्ट होगा? इसका कौन बताएगा? ADS बताएगा। समझ में आ रही बात? ADS में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है और फिर इस पर सर्वर से इमेज आ जाएगी। अगर एक ही कंप्यूटर पे किया हुआ फिर सारी चीजें एक ही जगह से मिल जाएंगी। जो मैं करूँगा, मैं एक ही मशीन पे WDS भी करूँगा, DNS भी करूँगा, DHCP भी करूँगा, ADS भी करूँगा। बल्कि ADS तो मैंने पहले से की थी, टाइम सेविंग के लिए आपको उसका तरीका बता देता हूँ। तो जहन में खाका बनता है कि उन सारी मशीन को बस आप ऑन करते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा खैर काम और भी होगा, लेकिन इवन देन अगर आप 500 कंप्यूटर्स पे 200 कंप्यूटर्स पे एक दिन पूरा लगा के इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, तो कोई और तरीका है जो एक दिन में इंस्टॉलेशन कर ले एक बंदा या 2-3 बंदे? नहीं हो सकती। ओके जी, ये आपके सामने है। पहले मैं आपको बता दूं इस मशीन पे कुछ काम पहले से किया है, इस पर डोमेन पहले से बनाई हुई। सिस्टम प्रॉपर्टीज में आते हैं। सिस्टम प्रॉपर्टीज पे आने का शॉर्टेस्ट मेथड क्या है, कोई बताएगा? विंडोज प्लस पॉज की। विंडोज और पॉज की, विंडोज की देखी हुई है ना आपने, इस पर विंडोज बना हुआ होता है, ये विंडोज का जो आइकन है ये बना हुआ है, वो और पॉज की प्रेस करें तो सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। ठहरे में इसकी जो है एक अभी नहीं ना, हार्ड डिस्क बिल्कुल ब्रांड नहीं है, उसमें किस बात की पार्टीशन? कोई पार्टीशन नहीं है उसमें। ठीक है,
सवाल ये है कि WDS का ट्रीटमेंट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन, और ये एक कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि इसका सवाल अवामुन्नास को इस सवाल का जवाब नहीं मिलता और वो बच्चे फिर परेशान होते हैं। नहीं 2GB चल जाएगी, 2GB में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जी बड़ा ज़बरदस्त सवाल है क्योंकि WDS पता क्या करता है? WDS एक ही पार्टीशन बना देता है, यही करता है ना, ठीक है। तो सम टाइम ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब विंडोज़ 2008 में तो हमारे पास एक ऐसी ऑप्शन आ गई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई WDS ड्रिवन मेथड मौजूद है? तो बिल्कुल मेथड मौजूद है और आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी पार्टीशन एक ना बने, मोर देन वन बने, ठीक है। बताएंगे, परेशान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता खाएं ना, एक ही नहीं, आंसर फाइल में आपको पैरामीटर देना पड़ता है, ऑटो पार्टीशन को ऑफ करना पड़ता है। ऑटो पार्टीशन को आप करते हैं ऑफ, तो खुद से पार्टीशन नहीं करनी, मैं बताता हूँ, फिर वो आपको देता है। और वैसे विंडोज़ 2008 में एक बात याद रखिएगा, एक ऑप्शन है आपके पास पार्टीशनिंग की जिसे हम कहते हैं श्रिंकिंग। तो अगर उसने एक ही पार्टीशन यानी WDS को थोड़ी देर के लिए बुला दें, अगर आपके पास किसी सिस्टम पे एक बड़ी पार्टीशन उसने बना दी है, फॉर एग्जांपल 200 GB की, जिसमें से यूज़ हुई है कोई 30 GB है, बाकी सारी ब्लैंक है, तो आप उसके अंदर से स्पेस बाहर निकाल के अनएलोकेटेड कर सकते हैं। श्रिंक करेंगे तो वो अंदर की स्पेस बाहर निकाल देगा, उस पर फिर नई पार्टीशन बना देगा। एक्सपैंड का उलट है, एक्सपैंड में क्या करते हैं, फ्री स्पेस जो अनएलोकेटेड स्पेस है उसको उठा के पार्टीशन के अंदर डालते हैं। इसका उलट क्या है कि अंदर जो बची हुई स्पेस है उसको उठा के बाहर एज अनएलोकेटेड, ठीक है। एक्सपैंड का उलट श्रिंकिंग, ये 2008 में इंट्रोड्यूस हुई है, क्लाइंट साइड पे विंडोज 7 में भी है, विस्टा में भी है और सर्वर में भी है। ओके जी, विंडोज सर्वर 2008 डाटा सेंटर है, ये ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ हमने देखनी थी वो ये है, डोमेन एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये मैं आपको अलग से बता दूंगा कि डोमेन के लिए अगर आप डोमेन इंस्टॉल करना चाहें तो क्या करना है। तो इस पर डोमेन अगर है तो इसका मतलब ADS है, और ADS के साथ ही क्या इंस्टॉल हो जाता है, DNS, ठीक है। तो हमें अब जो वरी होना है वो किसके लिए, DHCP और DNS के लिए, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ना कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप बार बार जाते हैं, ठीक है, यानी बार बार आपको काम करना पड़ता है। तो उसमें से एक जगह है, यानी अगर हम 2008 के रेफरेंस से बात करें तो आप कंट्रोल पैनल तो पुरानी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा जाना होता है आपको, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है, ठीक है। मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ जो यानी 2008 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले नहीं था, 3 में नहीं था, और वो है सर्वर मैनेजर। आपके कोर्स में ज़्यादातर 80% टास्क हम यहाँ से जाके परफॉर्म करेंगे। नज़र आ रहा है सर्वर मैनेजर, ठीक है। तो कोई चीज़ भी इंस्टॉल करनी हो यहाँ चले जाएँ, सर्वर मैनेजर, सर्वर मैनेजर से ही इंस्टॉल होगा DNS, सर्वर मैनेजर से ही इंस्टॉल होगा DHCP, यहीं से इंस्टॉल रोल्स, एग्जैक्टली ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं ना, DHCP, DNS, WDS, ये क्या है, ये रोल्स हैं, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे जाके हमने किया ऐड रोल, इस पर क्लिक कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं DNS इस पे मौजूद है, ADS पे मौजूद है, ठीक है। हमने वरी होना है किसके लिए, DHCP के लिए, तो ये हमने DHCP सेलेक्ट कर दी। DNS ना हो तो वो इंस्टॉल करें, वैसे तो DNS ज़ाहिर है ADS के साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा, और अगर आपकी मशीन मेंबर सर्वर है तो फिर एनवायरनमेंट मौजूद है, ठीक है। मैं आपको ADS इंस्टॉल करना अलग से बता दूंगा, उसके लिए परेशान ना हो। अच्छा जी, DHCP जो है आपकी कोर्स आउटलाइन आपने देखी होगी, कोर्स आउटलाइन में DHCP मौजूद है, सेपरेट आर्टिकल है, मैं दिखा देता हूँ आपको, MCITP कोर्स आउटलाइन में आपको नज़र आ रहा होगा क्या, ये पेपर नंबर 2 देखें, उसमें पहला आर्टिकल क्या है। तो DHCP आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सवाल ना करें, जो सवाल आता है DHCP से रिलेटेड कर दें, मैं आपको खुद बता दूंगा, अगर अभी का हुआ तो अभी आंसर दे दूंगा, अगर बाद का हुआ लेकिन छोटा आंसर हुआ तो वो भी दे दूंगा, लंबा आंसर हुआ फिर उसे बाद में इस जगह रखिएगा पेपर नंबर 2 में, ठीक है। तो अभी मैं उतनी कॉन्फ़िगरेशन आपको DHCP की बताऊंगा जो हमें WDS में चाहिए, तो उसके रेफरेंस से आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है, ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद पता है क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है, कन्फर्मेशन पे जाना है। अगर तो इंस्टॉल विजिबल हो, जो कि विजिबल होगा अगर R2 है,
सही सही अगर आप विंडोज सर्वर 2008 R2 पे काम कर रहे हैं तो ये इंस्टॉल विजिबल होगा, इस पर क्लिक कर दें इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता R1 है तो ये विजिबल नहीं होगा, ग्रे हुआ होगा। फिर पता क्या करना है, इधर जाना है और इसको डिसेबल करना है, सही। क्या चीज़ थी? स्टेटलेस मोड। इसे जब आप डिसेबल करेंगे तो फिर कंफर्मेशन में ये इंस्टॉल विजिबल हो जाएगा। ये मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि क्विकली मिनिमल इन्फॉर्मेशन के साथ आप इंस्टॉल कर लें। वैसे तो कोशिश करें R2 हो, उसकी वजह ये कि अगर आप R1 करते हैं तो R1 में सारी चीज़ें नहीं हैं, R1 में सारी चीज़ें नहीं हैं और जो चीज़ें हैं वो भी कम हैं, यानी जो चीज़ें हैं R1 में भी हैं R2 में भी हैं वो भी कंप्लीट नहीं है। DSCP की एग्जांपल ले लें, DSCP की सिक्योरिटी R2 में R1 में नहीं। आप कहते हैं मैंने मैक की बेस पे रिस्ट्रिक्ट करना है कि कौन एड्रेस ले सकता है कौन नहीं ले सकता, R2 में है R1 में नहीं। बात समझ में आ रही है? अब DNS की एग्जांपल ले लें, DNS में ट्रस्ट एंकर्स R2 में है R1 में नहीं। अब ADS की एग्जांपल ले लें, ADS में बहुत सारी ऐसी फॉर एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन, यूजर डिलीट करूं तो रिसाइकल बिन में जाए मैं रिट्रीव कर लूं, R2 में है 1 में नहीं। तो आपने R2 करना है। अगर आप R1 कर रहे हैं तो आप एक इनकम्प्लीट प्रोडक्ट कर रहे हैं जो आपको इंडस्ट्री में नजर नहीं आएगी। ठीक है, बात समझ में आती है? बस R2 करें। ये जनाब DSCP सेलेक्ट किया और उसके बाद डायरेक्टली आप कंफर्मेशन में आएंगे, कंफर्मेशन में इंस्टॉल विजिबल होगा, इस पर क्लिक कर दें, DSCP इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, DSCP की इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, ADS भी आ गई, DNS भी आ गई, DSCP भी आ गया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास आ गई हैं तो नाउ यू आर रेडी टू इंस्टॉल विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। और ये स्टेटलेस मोड सर आप DSCP के टॉपिक में कवर करेंगे? वो तो DSCP हमने बहुत डिटेल से करना है। आप वैसे यानी इन केस अगर कोई क्रेजी है जो कहता नहीं मैंने अभी DSCP को देखना है, तो आप ओल्ड जो रिकॉर्डिंग्स हैं ना लेक्चर्स की, उसमें से DSCP के लेक्चर ले जाओ, वो देख लें। ठीक है, ADS के लिए आप कहते हैं नहीं सर मैं अभी चाहता हूँ ADS की थोड़ी इंस्टॉलेशन और डिटेल पता लग जाए, ओल्ड रिकॉर्डिंग पड़ी मिलेगी उसको विंडोज 7 कोई में मसला और नहीं। भी और बताएंगे विंडोज 7 में, या वो मतलब बता दिया जो कल बताना था। विंडोज 7 की बातें तो ज़ाहिर है पेपर पूरा विंडोज 7 का भी बहुत सारी बातें आनी है, आउटलाइन में देखी नहीं आपने, ये बातें आनी है, ये यहाँ विंडोज 7 जाके ख़त्म होगा। ठीक है, लेकिन आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो कर लें, कोई सवाल आ रहा है तो कर लें, मैं आपको बता दूंगा ये आगे कवर होना है या नहीं होना, या है ही नहीं। मैं ये भी कह सकता हूँ ये है ही नहीं, पूरे कोर्स में ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये जनाब अब हम आएंगे किसके लिए, WDS के लिए। दोबारा सर्वर मैनेजर में आ जाए, वहीं से बेशक क्लिक कर देते, ऐड रोल्स करें। आप ये भी कर सकते थे कि DSCP आपने सेलेक्ट किया था ना, उसी के साथ क्या सेलेक्ट कर देते। ठीक है, ये जनाब विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज है। अब इसमें दो चीज़ें वो आपसे पूछेगा, बड़ी सादा सी, कि आप इसको पे ये नेक्स्ट करें, कौन से रोल, ट्रांसपोर्ट सर्वर या डिप्लॉयमेंट सर्वर। फ़िलहाल आज के लेक्चर की हद तक आपको दोनों चाहिए, दोनों इंस्टॉल कर लें। ठीक है, बात समझ में आ रही? जब हम एक्चुअली डिप्लॉयमेंट सर्वर्स का मैनेजमेंट पार्ट कवर करता है और ट्रांसपोर्ट सर्वर वो सर्वर है जो इमेज पुश करता है। बातें और भी हैं लेकिन वो थोड़ा सा बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर हो जाएगा। फिलहाल इतना याद रखें, आपको बताता हूँ कहाँ हम इसको और मज़ीद देख लेंगे। एक तो यहाँ पे हम कर रहे हैं ना WDS, ज़रा पेपर नंबर 5 में आए, लास्ट पेपर में ये क्या लिखा है, पेपर नंबर 4। इसमें ना ज़रा, इसमें हम इंस्टॉलेशन नहीं करके देखते हैं, हम ज़रा सर्वर एंड पे आ जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट सर्वर क्या है, डिप्लॉयमेंट सर्वर क्या है, इन केस अभी तो आप बड़ी सादा सी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट देखते हैं, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हम देखते हैं, हमने एक जगह विंडोज 7 इंस्टॉल कर दी, ओके हो गई इंस्टॉल। अब आपका बॉस कहता है ज़बरदस्त हमने इंस्टॉलेशन कर दी, अब इस पे ना कल विजुअल बेसिक और ऑफिस भी इंस्टॉल कर दो, तो बात फिर 200 मशीनों पे विजुअल बेसिक और ऑफिस, आप कहेंगे यार पहले ही बता देता। तो अब सवाल ये है कि होना क्या चाहिए कि आप बॉस से कहेंगे मुझे बताएं वहाँ पे यूज़र्स को उन मशीनों पे अलॉन्ग विद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीज़ें चाहिए, पहले से पेपर वर्क करें। OS चाहिए, ओके, विजुअल बेसिक चाहिए, ओके, ऑफिस 2000 चाहिए, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस भी बन गई, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बन गया। अब एक ही दफ़ा सारा कुछ हो जाए तो ज़्यादा आसानी है ना। अब विंडोज़ की जो CD, विंडोज 7 की CD आपको दी गई, उसके अंदर है विजुअल बेसिक, उसके
उसके अंदर ऑफिस है नहीं है ना, फिर क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। आपको एक कस्टम इमेज चाहिए जिसके अंदर ओएस हो, जिसके अंदर विजुअल बेसिक हो, जिसके अंदर ऑफिस हो, और वो कस्टमाइज इमेज सीडी वाला नहीं, वो फेंक दिया जाए सब पे, ये होना चाहिए ना। तो ये सारी बातें इसमें, वन लाइन आंसर इसका यहाँ दे देता हूँ मैं आपको। आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट की यूटिलिटी है, सुना है नाम किसी ने, WAIK, विंडोज ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन किट, रिकॉर्डिंग में नाम चला गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है, इंडस्ट्री के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। उन्हीं बहुत सारे टूल्स में से एक टूल का नाम है इमेज एक्स। इमेज एक्स क्या है, सादा लफ्जों में विम एडिटर है। क्या है, विम एडिटर, विम WIM। विम क्या है, विंडोज 7 का जो इमेज होता है ना जिससे आप इंस्टॉलेशन करते हैं, वो विम इमेज होता है। install.vim, अभी मैं इंस्टॉलेशन करूंगा तो मुझे क्या फाइल, कौन सी फाइलें चाहिए होंगी, 2 फाइलें चाहिए होंगी, boot.vim, install.vim, ये 2 फाइलें होती हैं जिससे इंस्टॉलेशन हो जाती है। तो मैंने कहा इमेज एक्स क्या है, विम एडिटर, विम को एडिट कर देता है। और क्या है, विम क्रिएटर, विम क्रिएट कर देता है। ये विंडोज एक कंप्यूटर लिया, उसमें मैनुअल इंस्टॉलेशन की, मैनुअल इंस्टॉलेशन हो गई, उसके बाद उसकी सेटिंग्स भी वो कर दी जो सब पे करनी है, ठीक है। सब पे टेलनेट चाहिए था, उस पर भी टेलनेट इंस्टॉल कर दिया। सब पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया वर्जन चाहिए था, जो बिल्ट इन है वो नहीं चाहिए था, इस पे भी कर दें, हो गया। विजुअल बेसिक हो गया, ऑफिस हो गया, सब कुछ हो गया, रेडी हो गया। अब चलाएं इमेज एक्स, वो इसमें से निकालेगा इमेज और वो आपको देगा, वो इंस्टॉल करें। फिर वो जो CD वाला विम है ना वो यूज नहीं होगा। तो ये सारी बातें ये DISM सर, वो भी DISM वो क्या है, होगा इसी में होगा। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। विंडोज ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन किट आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास जेन्युइन विंडोज है, और अगर जेन्युइन नहीं है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह डाउनलोड करनी है जी। ओरिजिनल विंडोज कैसे करनी है, Microsoft.com से, Microsoft.com से आपको विम मिल जाएगा, फ्री है। गूगल पे जाके मैं बल्कि लगा देता हूँ, आपको अभी दिखा देता हूँ ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वाकई यार बादाम रोगन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ले जी नेक्स्ट करें, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारी बातें हैं। सर छोटा सा क्वेश्चन था सर, आप जब सर्विसेज में जाते हैं बेसिकली वहाँ पे हमने सिर्फ चूज ही करना चेक बॉक्स है, तो पता नहीं ये सवाल रेलेवेंट है कि नहीं कि हम एक ही वक्त में 2 सर्विस को इंस्टॉल कर सकते हैं? हाँ, 4 को करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको आप जर्नल रूल ना बनाइएगा। ऐसी सर्विसेज वहाँ मौजूद हैं जो साइमल्टेनियसली इंस्टॉल नहीं हो सकेंगी। ऐसी सर्विसेज भी मौजूद हैं जिन्हें जब आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो लिस्ट ऑफ सब कंपोनेंट्स आ जाएंगे, वो सारे कंपोनेंट भी एक साथ इंस्टॉल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट सर्विसेज आप सेलेक्ट करें, जाके आज आपने एक करके देखना है, सर्टिफिकेट सर्विसेज सेलेक्ट करनी है और नेक्स्ट करके सारे सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना, देखें क्या करता है। आपको कहेगा सारे इकट्ठा इंस्टॉल नहीं हो सकते। तो इसको जर्नल रूल नहीं बनाना, लेकिन अभी जो हमने किया है लाइक DSCP और WDS एक साथ में सेलेक्ट कर सकता था, ठीक है। ले जी WDS इंस्टॉल हो गया, हम WDS को रन करते हैं। ये जनाब WDS रन हो गया, ये आपके सामने। एक्सपैंड करते हैं, इस पे ये येलो वार्निंग आइकन आ रहा है जो इंडिकेट करता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और वो समथिंग रॉन्ग क्या है कि इट्स इंस्टॉल्ड बट इट्स नॉट येट रेडी टू रन। ये आपको बताएगा दिस सर्वर इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। टू कॉन्फ़िगर दिस सर्वर फर्स्ट वेरीफाई दैट यू आर अ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि मैं हूँ, देन राइट क्लिक द सर्वर एंड देन क्लिक कॉन्फ़िगर। और जब आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपको एक लव लेटर सुनाएगा जो हम डिटेल के साथ कर चुके हैं। क्या कहता है, बिफोर यू बिगिन इंश्योर दैट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर मेट। क्या क्या रिक्वायरमेंट, द सर्वर इज अ मेंबर सर्वर ऑफ एन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और अ डोमेन कंट्रोलर। ये हमने कर लिया, या तो मशीन DC हो या मेंबर सर्वर हो, स्टैंड अलोन नहीं होना चाहिए। ओके, देयर इज एन एक्टिव DSCP सर्वर ऑन द नेटवर्क, DSCP एनवायरनमेंट में मौजूद हो।
आगे रीजन भी बता रहा है, दिस इज बिकॉज विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यूजेस PXC विच रिलाइज ऑन DHCP फॉर IP एड्रेसिंग। बात मुकम्मल होती है, ठीक हो गया। देयर इज एन एक्टिव DNS सर्वर ऑन योर नेटवर्क। इसकी रीजन इसने नहीं बताई, मैं आपको बता देता हूँ कि डोमेन की फंक्शनैलिटी के लिए DNS मैंडेटरी है। एक्टिव डायरेक्टरी DNS को यूज करती है फॉर लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो DNS के बगैर बेकार है, कोई चीज़ लोकेट नहीं कर सकती। और लास्ट में है दिस सर्वर हैज़ एन NTFS फाइल सिस्टम पार्टीशन टू स्टोर इमेजेस ऑन, ठीक है। एक NTFS पार्टीशन चाहिए जो कि हमारे पास है। कर दो नेक्स्ट, क्लियर है, पक्की बात है ना। और यार खुश क्यों नहीं होते यार, गुलाब जामुन मंगवाएं, मीठी चीज़ खाओ यार, समझ में आ रहा है, पक्की बात है। चलो ज़बरदस्त हो गया, नेक्स्ट कर देंगे। ले जी ये देखें, ऑल दो माइक्रोसॉफ्ट ने नजर आने वाला चेहरा चेंज कर दिया, लेकिन बैक एंड पे अभी भी पुरानी बातें हैं। देखें फोल्डर का नाम क्या है, रिमोट इंस्टॉल, जो कि किस में होता था, RIS में फोल्डर का नाम रिमोट इंस्टॉल होता था। अच्छा RIS में अगर मैं ये C:\/ करके नेक्स्ट करूँ तो एरर आता था, यहाँ वार्निंग आएगी। पहले तो वो वार्निंग देख लें, यस दे दिया उसने, ठीक है। अगर ये 2003 होता तो वो कहता कि नहीं C पे हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये वो कह रहा था वॉल्यूम सेलेक्टेड इज आल्सो द विंडोज सिस्टम वॉल्यूम, वी रेकमेंड दैट द रिमोट इंस्टॉलेशन फोल्डर बी प्लेस्ड ऑन अ सेपरेट वॉल्यूम एंड वेयर पॉसिबल ऑन अ सेपरेट डिस्क, बला बला बला, ठीक है। तो बहरहाल फिलहाल मैं इसे नो कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखें, ये जो टेक्स्ट, आपको पता है सॉफ्टवेयर हाउसेज में डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूरा एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। जो सॉफ्टवेयर, आप अगर सोचें एक सॉफ्टवेयर हो जिस पर आप डबल क्लिक करें कुछ ना लिखा हुआ है, ओके, आपको समझ नहीं आएगा, आप कहेंगे कि यार ये प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। मेरी हैबिट है, मैं ये पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें क्लूज़ और ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो बहुत सारे ऐसे मसलों को हल कर देती हैं। लास्ट टाइम याद है एक चीज़ मैंने पूछी थी तो आपने कहा था कि सर वो बस मैंने यस देखा था, बाकी पढ़ा नहीं था। कौन सा एक क्वेश्चन किया गया था, आपकी क्लास में ही था ना, आपकी क्लास में हुआ था नहीं, एक्सचेंज की क्लास में नहीं, एक्सचेंज की क्लास में, याद आ गया मुझे। एक्सचेंज की क्लास में करवा रहा था तो एक मैसेज आया, वो स्टूडेंट ने बस यस नो देखा, ऊपर का टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं। तो वो जब मैंने दोबारा उसे रिकॉल किया तो वो कहते हैं सर बस वो यस नो देखा था, उसमें हमने देखा नहीं था टेक्स्ट क्या था। टेक्स्ट पढ़ा करें, ठीक है। यहाँ पे जो काम की बात है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये है, चूज अ पार्टीशन दैट इज लार्ज एनफ टू होल्ड ऑल ऑफ द इमेजेस दैट यू विल हैव, द पार्टीशन मस्ट बी ऑन एन NTFS पार्टीशन, ठीक है। इस पार्टीशन का यानी C का NTFS होना जरूरी है, बात समझ में आती है। अभी एक सवाल मुझसे शुरू में किया था आप में से किसी ने कि सर NTFS क्यों ज़रूरी है, फैट पे भी तो हो सकता है। आपके जहन में कोई, हाँ ये इन्होंने किया था, आपके जहन में कोई इसकी रीज़न आती है? क्योंकि अब आपको काफ़ी बातें मैंने इसकी प्रोफेशनल यूजेज से रिलेटेड बता दी। NTFS याद रखें, NTFS अगर कोई ऐसी चीज़ दे रहा है जो फैट नहीं दे रहा, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इससे रिलेटेड दो चीज़ें जो WDS से रिलेटेड, उसमें जो दो चीज़ें मिल रही हैं, एक सिक्योरिटी है जिससे आपको रीज़न मिलेगी, दूसरी है परफॉर्मेंस। इन दो की बेस पे आपको रीज़न मिल सकती है। जी बताएं, बताओ अब। सर आई थिंक ये 64 बिट को सपोर्ट करता है इसलिए NTFS, सर मेरे अंदर रीजन और कोई नहीं है। कौन 64 बिट को? क्योंकि NTFS 64 बिट को सपोर्ट करता है इसलिए फैट नहीं करता। आई डोंट थिंक ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें मेरे पास फैट हो सकता है, हो सकता है, फिर सपोर्ट नहीं कर सकता से क्या मुराद है? तो मेरे ये रीज़न है, ये रीज़न बिल्कुल नहीं है। देखिए एक तो ये है कि मैंने आपको बताया था कि इमेजेस जो आप बनाएंगे वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाएंगे। क्या वो रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है जो सिक्योरिटी सेंसिटिव हो सकती है, ख़त्म होगी बात, फिर NTFS पे स्टोर होना चाहिए। एक तो ये रीज़न होगी, और दूसरा याद रखें NTFS में हमारे पास इंक्रिप्शन है, कोटा है, शेडो फाइल्स हैं, सिक्योरिटी है, लेकिन इनमें से कोई चीज़ भी अगर आपको नहीं चाहिए, आप किसी को बताते हैं कि जी NTFS में ये खास बात है, ये खास, वो कहता है ये मुझे इनमें से कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो अब आप किस बेस पे फैसला करेंगे कि वेदर टू गो फॉर फैट एंड NTFS? इसमें है परफॉर्मेंस। NTFS जो है ना उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, स्पेशली इन केस ऑफ लार्ज ड्राइव्स। जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, अब तो NTFS बहुत पुराना हो गया, बड़ी नई नई चीज़ें आ गई। आपका मतलब फास्टर डेटा ट्रांसफर या फास्टर डेटा ट्रांसफर, फास्टर स्टोरेज। क्विकली अगर अंडरस्टैंड कर सके तो मैं बता देता हूँ।
चलें, जैसे समझ में आने में जल्दी से बताता हूँ, बाकी लोग इंतज़ार करें इसका। जब NTFS जब पार्टीशनिंग करता है, फॉर्मेट करता है, फाइल सिस्टम से आप फॉर्मेट करते हैं ना, जब आप फॉर्मेट करते हैं ना तो जो फैट है वो उसको आप चाहे ये पार्टीशन दें चाहे दीवार दे दें, वो क्या करेगा 65,536 क्लस्टर बनाएगा। यानी उसका ग्रिड जो बनेगा ना, एक ईंट जो होगी उसका साइज वेरिएबल हो गया ना। देखें, अगर ये वाली इस दीवार के आप 100 टुकड़े करें और इस डस्टर के 100 टुकड़े करें, इस केस में टुकड़ा बड़ा होगा, इस केस में टुकड़ा छोटा होगा। फैट कहता है मैंने करने ही 65,536 क्लस्टर है, जो मर्जी हो जाए। फैट 16 ने इतने करने हैं, फैट 32 है तो 2⁻32 कर ले। यानी ये नहीं है कि वो कहे कि नहीं जित बड़ी हो छोटी हो मैंने तो इतना साइज रखना है। NTFS ये करता है, चाहे बड़ी हो आप उसे 200 GB की पार्टीशन बनाने का कहें या 1 GB का कहें, वो क्या करता है 4K का साइज रखता है, 4K का ब्लॉक। और जो इसमें पॉइंट है याद रखने वाला, आपने कभी देखा फाइल की प्रॉपर्टीज में 2 साइज आ रहे होते हैं, एक होता है साइज, एक होता है साइज ऑन डिस्क। बताएं मुझे क्या फर्क होता है इसमें, कितने अरसे से आप लोग IT प्रोफेशनल हैं। एक होता है साइज, एक होता है साइज ऑन डिस्क। मैं भी दिखा देता हूँ, पहले मुझे बताएं दोनों में बड़ा कौन सा होता है? दोनों में बड़ा साइज बड़ा होता है क्योंकि वो ब्लॉक्स जो होते हैं ना, शाबाश। हमारे पास 3 KB की फाइल है तो एक 4 KB के ब्लॉक में शाबाश, बिल्कुल सही इन्होंने बताया कि साइज ऑन डिस्क ज्यादा होता है। 3K से ना समझे, से आप समझे 5K की फाइल है 5K की फाइल है, तो उसका साइज क्या होगा, साइज ऑन डिस्क क्या होगा, दो ब्लॉक्स 2 ब्लॉक्स यानी 8K हो जाएगा। तो वेस्टेज हो गई ना फिर। अब वो जो बचा 5K की फाइल थी लेकिन ब्लॉक 4K का था तो 4K में आया और 1K अगले में चला गया, तो वो जो बाकी 3K बना उसका कुछ बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, उसका ज़ाया हो गया वो। समझ आई बात? तो आप सोचें फैट से आप फॉर्मेट कर दें बड़ी ड्राइव को तो कितनी वेस्टेज होगी, जिसमें बड़ी ईंट का साइज बड़ा होगा उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर ये 5K का साइज हो तो वो फिर कितने ब्लॉक्स कवर कर लेगा फॉर एग्जांपल? इसमें अच्छा वो एक नहीं, उसमें तो ये नहीं, अगर बड़ा देखना पड़ेगा ना ब्लॉक का साइज क्या है। NTFS में भी बाय डिफॉल्ट 4K है, अगर आप चाहें तो इससे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का भी साइज दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 4K ही होता है। मैं आपको सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट जो ये डिस्कशन आपने कर ली है मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई फाइल देख लें, ये अब आप कोई फाइल यहाँ पे देखें, किसी फोल्डर को ओपन कर लें, इसे ओपन कर लें, ये देखें इसका साइज 1K है ना। अगर भी इसमें प्रॉपर्टीज देखें तो इसका साइज होगा 4K, इसका साइज 10K नजर आ रहा है ना सामने। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज देखूं तो इसका साइज क्या होगा 12K, 4 की 3 ईंट है, ये देखो क्या आ रहा है 12K। ऊपर 1K वाली का साइज देखो, समझ में आती बात? तो NTFS में वेस्टेज कम है। बैक टू द पॉइंट, हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। अच्छा, मुझे ज़रा इसका ड्राइव स्ट्रक्चर देखने दें। मेरे पास है ही एक ड्राइव जिसमें से 26 GB फ्री है। ओके, हम इसी को यूज़ नहीं श्रिंक नहीं करते, इसी को यूज़ कर रहे थे, कोई इशू नहीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यानी उस तरह हो जाए और उस तरह ना हो, कर लें इसी को यूज़। नेक्स्ट कर दें, यस कर दें जी, ठीक है जी, हम नॉन रेकमेंडेड कर रहे हैं। ओके, अब जनाब ये ज़रा हौसला करना है, परेशान नहीं हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो। इसको देखें ही ना, पोर्ट क्या होती है? पोर्ट से तो वैसे नहीं सुना, एयरपोर्ट सुना है? एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ड्राई पोर्ट। मुझे पता है ये इनके साथ पोर्ट क्यों लगा हुआ है। ड्राई पोर्ट के साथ भी पोर्ट लगा हुआ है, एयरपोर्ट के साथ भी पोर्ट लगा हुआ है, सी पोर्ट के साथ भी पोर्ट। स्पेसिफिक कोई जगह कोई चीज डॉक्यूमेंट कोई चीज़ जो रिसीव होती है वो पोर्ट से होती है। ये बात पसंद आती है? कोई चीज़ रिसीव किससे होती है? पोर्ट से। कंप्यूटर में पोर्ट्स होती हैं। एक तो मैं चीज़ क्लियर कर दूं, एक ये हार्डवेयर पोर्ट्स होती हैं, कॉम पोर्ट, LPD पोर्ट, USB पोर्ट, ये फिजिकल पोर्ट्स हैं। यहाँ पे इनकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है बड़े आसान तरीके से हम इसे समझ लेते हैं। आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आपको एड्रेस मिला होगा, कोई ना कोई एड्रेस मिला होगा। आपने MSN मैसेंजर चलाया है, आपने स्काइप चलाया है, स्काइप पे आप अपने भाई से बात कर रहे हैं, मैसेंजर पे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, और ब्राउजर में आपने जनाब YouTube खोला, उस पर आप वीडियो भी देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 चीज़ें हो गई। ओके, साथ में आपने एक डाउनलोडिंग भी लगाई, यानी 4 चीज़ें हैं जो नेटवर्क से चीज़ें रिसीव कर रही हैं। जाहिर है जो भाई से आप वॉइस चैट कर रहे हैं उसका डाटा भी उसी IP पे आ रहा है,
MSN मैसेंजर पे जो आपकी चैट चल रही है उसका डाटा भी किस पे आ रहा है, उसी पे। ऐसा ही है ना, जो डाउनलोडिंग हो रही है वो भी उसी IP तो एक होगा ना। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये डाटा MSN मैसेंजर का है, ये डाटा स्काइप का है, ये डाटा डाउनलोडिंग वाला है, या ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का है, कैसे पता लगेगा? घर में जब लेटर आता है, हाउस नंबर की बेस पे लेटर आ गया, अब वो लेटर इमरान का है, अशफाक का है, नदीम का है, ये कैसे पता लगता है? नेम, बंदे का नाम। यानी जब लेटर रिसीव हो गया तो अब ये आपका कंसर्न है, आप नाम देख के डिसाइड कर लेते हैं किसका है। तो जब कंप्यूटर पर डाटा रिसीव हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है पोर्ट, एप्लीकेशंस पोर्ट्स पे चल रही होगी। ये जो 4 एप्लीकेशन मैंने बताई, चारों की यूनिक पोर्ट होगी, ठीक है। तो हर वो चीज जो नेटवर्क पे पार्टिसिपेट करती है वो किसी ना किसी पोर्ट पे चलती है। DHCP पोर्ट 67 पे चलता है। DHCP की पोर्ट क्या है? 67। अब मसला एक छोटा सा है, अगर एक पोर्ट पे 2 चीजें चल जाए फिर क्या होगा? घर में एक लेटर रिसीव हुआ है, इमरान 2 हैं, मसला हो जाएगा, हो जाएगा ना मसला। तो इसका मतलब है ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर घर में 2 इमरान हैं तो फिर दोनों इमरान को बताना पड़ेगा कि यार तुम इमरान सीनियर हो, तुम इमरान जूनियर हो, अपने लेटर्स मंगवाना उसमें बता देना, आपको यूनिकनेस इन्फोर्स करनी पड़ेगी, अदरवाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक तो DHCP है आपके पास जो हमने इंस्टॉल किया, लेकिन एक WDS के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट ने छोटा सा क्या रखा हुआ है? DHCP का एक बच्चा है छोटा सा, जो नॉर्मल सर्विसेज नहीं दे सकता, जो कहता है मैं WDS के काम कर दूंगा। समझ में आ रही बात? अब हमने इसमें WDS इंस्टॉल कर दी है, उसके अंदर एक DHCP और एक मेन DHCP, दोनों पोर्ट 67 पे अगर सुनेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। झगड़े में जीतना किसे चाहिए? बड़े वाले DHCP को। बड़े वाला DHCP क्या करेगा? वो खाली DHCP को नहीं चुप करवाएगा, वो पूरे WDS को बंद कर देगा, जो कि अभी होगा, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। अगर मैं इसमें इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट ना करूं, इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करके मैं छोटे वाले मैं WDS के अंदर हूं ना, तो मैं WDS वाले DHCP को खामोश करवा रहा हूं। अगर मैं ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर दूं तो मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, हुक्म दे रहा हूं WDS को कि अपने छोटे वाले DHCP को चुप करवा ले, क्योंकि मैंने मेन DHCP इंस्टॉल कर दिया है। लेकिन अगर मैं इसे अनचेक रहने देता हूं तो WDS का DHCP भी चल रहा है, DHCP भी चल रहा है, तो DHCP क्या करेगा? ऑटोमेटिक वो इसे स्टार्ट ही नहीं होने देगा, WDS को ही स्टार्ट नहीं होने देगा कि यार ये स्टार्ट हो गया तो मैं DHCP मैंने IP देना, मैं कैसे दूंगा IP? वो इसे ऑफ कर देगा, ठीक है। बात समझ में आती है? डू नॉट लिसन ऑन पोर्ट 67। हाँ, 67 पर DHCP चल रहा है। कौन सा DHCP? किसी भी फॉर्म में DHCP हो, चाहे वो DHCP मेन DHCP हो, चाहे वो DHCP इफ इट इज सिटिंग विद इन WDS, ठीक है, वो भी पोर्ट 67 पे सुन रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो हमने कहा डू नॉट लिसन ऑन पोर्ट 67 मींस DHCP को ऑफ कर दिया। आप जब कोई सर्विस चलाते हैं तो आप कोई ना कोई पोर्ट ओपन करते हैं, समझ में आ रही बात? DNS जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आप पोर्ट 53 ओपन करते हैं, DHCP जब आप इंस्टॉल करते हैं तो पोर्ट 67 ओपन करते हैं। अब पोर्ट 67 पे कोई एक चल रहा हो, 2 चले तो मसला हो जाएगा। तो अगर आप इसे मैं इसे अनचेक रहने देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये WDS को ही स्टॉप कर देगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी ऑप्शन है कॉन्फ़िगर DHCP ऑप्शन 60 टू PXE क्लाइंट्स, PXE बूट रोम वाले जो क्लाइंट्स हैं। ये चेकबॉक्स सेलेक्ट करने का फायदा ये होगा, देखें प्रैक्टिकली आपने क्या करना है, दोनों चेकबॉक्स सेलेक्ट करना है, ये आप याद रखें। आप जब भी इसे यूज करेंगे, इन केस WDS और DHCP एक ही मशीन पे हैं तो ये दोनों चेक बॉक्सेस सेलेक्ट करने हैं। ये है तरीकेकार। मैं तो आपका कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लड़ें दोनों, हम बाद में चेंज कर लेंगे। दोबारा ये क्या कह रहे थे कि अगर सेम मशीन इज होस्टिंग WDS एंड DHCP, देन आप दोनों चेक बॉक्सेस सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा पॉइंट सर क्या था? दूसरा पॉइंट ये है कि आप DHCP को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जब क्लाइंट को IP एड्रेस दो तो उसे ये भी बता दो कि मैं ही तुम्हारा WDS सर्वर हूँ, मैंने ही IP दिया है, मुझसे ही आगे इमेज भी लेना है। बात समझ में आती है? ऑप्शन PXE का मतलब क्या है? यही मतलब ही है, ठीक है। तो अगर सेम मशीन है जो DHCP की सर्विसेज भी होस्ट कर रही है और WDS की, तो ये दोनों चेक बॉक्सेस सेलेक्ट होंगे, ठीक है। मैं इन दोनों को अनचेक कर रहा हूँ, मैं बाद में इन्हें ऑन करता हूँ, मैं आपको वो झगड़ा भी दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बन जाए। ओके जी,
अभी हमने थोड़ी देर पहले थोड़ी सी सिक्योरिटी की बात की थी बड़ी ज़बरदस्त कि जी आप बड़े सेंसिटिव इन्वायरमेंट में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको जॉब मिल जाती है, कोई ISI के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप, वहाँ पे जो इमेज आपने बनाए हैं तो उनमें जो है वो ड्रोन अटैक करने वाले जो एरोप्लेन्स हैं उनको कंट्रोल करने की जो झूठी स्टोरी आपने सुनी है, बहरहाल उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो सच्ची है, तो उसका सॉफ्टवेयर भी आपने इंस्टॉल करना है। तो बड़े सेंसिटिव सॉफ्टवेयर हैं ना जो उन क्लाइंट्स पे आपको इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं, तो फिर तो सिक्योरिटी मेन इशू हो गया। NTFS भी आपने कर दिया, लेकिन अब आपको और भी ख्याल रखना पड़ेगा बातों का कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे हेडक्वार्टर में कोई आए, लैपटॉप लाइव प्लग इन कर दे और उस पर इंस्टॉलेशन हो जाए, खतरनाक काम होगा ना। इंस्टॉलेशन उन्हीं पे हो जो हमारे क्लाइंट्स हैं, 200 हैं, 100 हैं, जितने भी हैं, उन पे इंस्टॉलेशन हो जो मेरे डेजिग्नेटेड क्लाइंट्स हैं। तो फिर ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगी। पढ़े क्या लिखा है, रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट, इसमें तो सब पे हो जाएगी। फिर ये होनी चाहिए रिस्पॉन्ड ओनली टू नॉन क्लाइंट कंप्यूटर। अब सवाल ये, ब्रांड न्यू कंप्यूटर, ना उनके IP ना उनके नाम, उसी पे आ रहे हैं। मैक नहीं है, लेकिन यानी लॉजिक आपकी सही है कि मैक हो सकता है जो NIC पे होता है, मैक नहीं है बेसिकली। मैक भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक नहीं है। जो आपकी ब्रांड न्यू मशीन्स होती हैं उनमें एक होता है यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर, UUID या GUID कहते हैं उसमें, ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। कंप्यूटर के ऊपर, ब्रांडेड मशीन के ऊपर पेस्ट हुआ होता है, स्टिकर लगा होता है, उस पर लिखा होता है। बायोस से भी देख सकते हैं। मैं जब अपनी वर्चुअल मशीन क्लाइंट वाली ऑन करूँगा तो उसमें नज़र आएगा। समझ में आ रही बात? तो आप ज़ाहिर है सेंसिटिव इन्वायरमेंट में, ऐसा इन्वायरमेंट देखिए, सिक्योरिटी या तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती ही नहीं और या फिर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर ऐसा इन्वायरमेंट है तो वो आपको कहेंगे यार ठीक है जल्दी इंस्टॉलेशन करें, लेकिन हो उन्हीं पे जो हमारे इंटेंडेड क्लाइंट्स हैं। तो 2-3 घंटे और ऐड कर लें। फिर आप एक काम आपको एडिशनल करना पड़ेगा। जब आपने बल्क में मशीन परचेज़ की है वेंडर से, उसने आपको हो सकता है वो आपको बल्क में वो सारी लिखी हुई एक्सेल की शीट दे दे जिसमें GUID सबकी लिखी हुई है। आप उसे इंस्ट्रक्ट कर देंगे यार वो जो 200 मशीन है उनकी GUID की भी लिस्ट भेज दें, और वो लिस्ट आप जाके एक्टिव डायरेक्टरी में दें। बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह देंगे। ADS खोलनी, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ADS क्यों ज़रूरी है। ADS जो है ना वो गवर्नेंस है किसकी, WDS की। WDS का सारा कंट्रोल उसके पास है, ठीक है। आप यहाँ जाएंगे, कंप्यूटर्स के फोल्डर में चले जाएं, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, न्यू कंप्यूटर। अब नाम में तो जो मर्जी लिख दें, जो मर्जी लिख दें जी, PC1, इसकी कोई अहमियत नहीं है। नेक्स्ट करें, पढ़ें क्या लिखा है। If you are creating a computer account for a managed computer, select the checkbox below and then type the computer's complete GUID. आगे उसने बताया भी मिलेगी कहाँ से। The GUID may be found in the system's BIOS or posted on the computer case. यही मैंने आपको बताया, स्टिकर लगा हुआ है। कितनी बड़ी होती है? 64 कैरेक्टर्स होते हैं। 64 पूरे होंगे तो नेक्स्ट विजिबल होगा। 64 होते हैं कि 32 होते हैं मेरा ख्याल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 32 होते हैं जी। ये देखें 32 पे विजिबल है। तो ये हर 32 करेक्टर यूनिक होती है। हर सिस्टम की यूनिक होती है। वो देते जाएं, सबकी दे दें यहाँ पे। उसके बाद फिर आप यानी वंस आप, और इस प्रोसेस को हम पता क्या कहते हैं, इस प्रोसेस का एक खास नाम है, ठीक है। जब आप जॉब करेंगे तो ये जो नाम होते हैं ना, ये आपकी बड़ी सेव कर लेते हैं इसके। आपका बॉस कहे कि यार ये सिक्योरिटी के क्या कर रहे हैं आप, ये तो मैं नहीं चाहता कि कोई और आपके, सर हम प्री स्टेजिंग करेंगे। वो फिर आपसे आगे पूछेंगे, मैंने भी नहीं आना। अच्छा प्री स्टेजिंग करेंगे, हाँ वो ज़रूर करनी है। लेकिन आपको पता लग गया कि व्हाट इज प्री स्टेजिंग। ये जो आपने प्री स्टेज कर दिया ना, स्टेज तो पता है ना, स्टेज बना दिया आपने, स्टेज बना दिया है। ADS को स्टेज बना के दे दिया कि ये 200 कंप्यूटर हैं जिनके मैंने IDs दे दी। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड प्री स्टेजिंग। यूजर की बात नहीं होगी, कंप्यूटर्स की बात होगी। हाँ यहाँ पे आपको सारी IDs देनी पड़ेगी ना, अगर ये इशू है सिक्योरिटी का आपको देनी पड़ेगी। फिर आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्ड ओनली टू नॉन क्लाइंट कंप्यूटर्स, क्योंकि नॉन का मतलब ADS को पहले से पता हो, तो पहले से बताएंगे तो पता होगा। एक और तरीका भी है, ये सेलेक्ट कर दें। लाइक आपने फॉर एग्जांपल आपको कुछ कंप्यूटर्स की IDs आ गई हैं, आपने सबकी IDs दे दी हैं, लेकिन यू आर अनश्योर, आप कहते हैं यार शायद 1-2 जगह गलती हुई है, कहीं IDs मैंने गलत ना दे दी। तो आप फिर ये चेकबॉक्स सेलेक्ट करें, रिस्पॉन्ड ऑल क्लाइंट कंप्यूटर्स नॉन एंड अननॉन, लेकिन साथ में एक चेकबॉक्स सेलेक्ट कर दें। इसका मतलब पता क्या है, अगर तो ये अनचेक रखा है फिर तो सब पे इंस्टॉलेशन हो जाएगी, लेकिन अगर आपने चेक किया फिर पता क्या होगा, नॉन पे हो जाएगी, अननॉन के लिए अप्रूवल चाहिए,
पढ़ें क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल फॉर अननोन कंप्यूटर्स। पता क्या होगा, ये जो WDS के अभी हम जब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेंगे ना तो नीचे कुछ फोल्डर्स बने हुए आ जाएंगे, उनमें एक फोल्डर होगा पेंडिंग का, पेंडिंग डिवाइसेस, वो पेंडिंग में आ जाता है वो कंप्यूटर। और पता है लिखा हुआ क्या आता है, उसकी GUID लिखी हुई आती है। और क्लाइंट साइड पे क्या आ रहा होता है, वेटिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल, यानी वो जो क्लाइंट है जिस पे इंस्टॉलेशन आपने जिसको बूट करवाया है वो कनेक्ट हुआ, जैसे ही कनेक्ट हुआ तो सर्वर ने कहा कि वो अप्रूवल चाहिए इसके लिए, रुक जाओ। जैसे ही आप राइट क्लिक करके अप्रूव करेंगे वहाँ इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। समझ में आती बात? तो ऐसे केस में फिर आप ये, यानी आपके पास तरीका है। और अगर आपसे पूछा जाए चलें ये अब आप मुझे बताएं, मैं जितनी देर में पानी पीता हूँ, ये कब सेलेक्ट करेंगे? ये फिर सारा अपने लिए जब अपनी तरफ से जब तक अप्लाई एक दफा इसका नहीं कीबोर्ड करेंगे, नया डल चुका है जी, जब तक अपनी तरफ से अप्रूव नहीं करेंगे, जब तक अपनी तरफ से अप्रूव नहीं करेंगे, क्या मतलब अपनी तरफ से? Do not respond to any client. हाँ, डू नॉट रिस्पॉन्ड, किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करना। यानी जब तक अपनी तरफ से इसे ओके या लॉगिन नहीं करेंगे फिर वो ये आपने सेलेक्ट कर दिया तो किसी पे इंस्टॉलेशन नहीं हो। जितनी देर में पानी साफ कर रहा हूँ अपने इसका जवाब ढूंढना है, मुझसे तो बड़े सवाल आपने किए हैं। सर ये डू नॉट रिस्पॉन्ड शायद अगर आपने DHCP का कोई मतलब पीछे से कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है या अभी तक आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सके शायद ऑलरेडी विंडो ढूंढे और कोई जी। ऑलरेडी विंडो असल पता क्या होता है, जब वेंडर प्रोडक्ट बनाता है ना तो उसने सबके लिए बनानी होती है, जहाँ भी कोई रिक्वायरमेंट होती है उसकी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। अब आपने इसमें जो चीज़ें पढ़ी, आप सोचें प्रैक्टिकली शायद ही किसी को प्री स्टेजिंग करनी पड़े, ठीक है? तो इसकी भी इसी तरह की रीज़न है कि बड़ा ही सेंसिटिव इन्वायरमेंट था, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं CIA पेंटागन के या ISI के, तो आपने सेटअप बना दिया है, आज फ्राइडे नाइट को सारी रेडी कर दी है, लेकिन इंस्टॉलेशन मंडे को होनी है, तो फिलहाल इसे ऑफ कर दें, मंडे को सुबह आके ऑन कर, ठीक है? कहीं 2 दिनों में कोई हैक ना कर ले, मनावा में जैसे अटैक हुआ था। आपके लिए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? हर तरह सबके लिए है, तो ये सिर्फ इसलिए है जब तक आप इसे चेंज नहीं करेंगे तो WDS बिल्कुल रेडी है, हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, लेकिन ऑन इसे उस वक्त करेंगे हम जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। इवन ये भी आप कह सकते हैं कि ये सेटअप रेडी हो गया है तो कल इंस्टॉलेशन होनी है तो सुबह आगे ऑन कर लेंगे, कहीं कोई रातों रात आके इंस्टॉलेशन। और अगर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जिसमें तो बकवास है फिर नहीं चाहिए आपको, ठीक है? तो ज़ाहिर वेंडर ने तो सब चीज़ें देनी है ना, और आपको पढ़नी सारी पड़ेंगी, ठीक है? समटाइम बड़ा बोरिंग हो जाता है कि क्या यार इसकी आप, लेकिन ये प्रैक्टिकली आपको मैं बताता हूँ। ऑफिस है, जिस तरह MS ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ऑफिस के 75% फीचर्स यूज़ ही नहीं होते, ठीक है? लेकिन जब आप उसे, इसका मतलब ये नहीं है कि 75% अगर यूज़ नहीं होते तो वो आते ना हो, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो यूज़ कर रहे होते हैं उन्हें वो नहीं आते, ठीक है ना? तो आप तो अगर माइक्रोसॉफ्ट की बेस पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आपको चैंपियन होना चाहिए इसका, ठीक है? लेकिन ये जो मैंने आपको यहाँ पे इस पेज पे जितनी बातें बताई हैं उनमें से अगर आपको 10 बातें पता लगी तो उनमें से यूज़ 1-2 ही होनी, ठीक है? मैंने जी इसे डू नॉट रिस्पॉन्ड किया क्योंकि मैंने आपको बाद में भी बताना कि बाद में कहाँ से ऑन करना है, ठीक है? ठीक है, इसको फिलहाल डू नॉट रिस्पॉन्ड ये जी होने दें कॉन्फ़िगर। बड़ा वैसे आपने टाइम लिया है, काफ़ी टाइम हो गया। वो होता है ना मौलाना साहब को खुतबा दे रहे हो तो बीच में नारे लगा रहे तो वो सांस ले लेते, आप लोगों ने खामोश बैठे रहे, कोई सवाल नहीं किया, तो वो सांस लेने का भी टाइम नहीं दिया। कोई बात नहीं। इसको फिलहाल अनचेक करो, ये क्या कह रहा है, कहता है इमेज अभी ऐड करो विंडोज 7 का। मैं आपको इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, फिनिश करें। वो देखिए राइट साइड पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आ गया। मैंने आपको कहा था 2 विम फाइलें देनी है, एक कहाँ देंगे, इंस्टॉल इमेज, ये है विंडोज़। बूट इमेज वो होता है जो उसको PXE कंप्यूटर को बूट करवाएगा। इंस्टॉल इमेज क्या है, विंडोज़ जो उस पर इंस्टॉल करनी। ये मैंने बताया था पेंडिंग डिवाइसेस अप्रूवल के लिए जो आ जाएंगे। ये क्या है, मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन। मल्टीकास्ट क्या होती है, 3 तरह की ट्रांसमिशन होती हैं, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट। BBC क्या है, ब्रॉडकास्ट। उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर लें, सब सुन सकते हैं। ब्रॉडकास्ट ये जो लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ ये ब्रॉडकास्ट सबके लिए।
ठीक है, मैं कहता हूँ खुर्रम, तो अब ये बात सिर्फ खुर्रम के लिए यूनिकास्ट होगी, और मल्टीकास्ट है ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। चश्मे वाले जैसे सर्विस ठीक है, चश्मे वाले दो हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी लास्ट लाइन को मेरी आवाज़ आ रही है, तो लास्ट लाइन के लिए, ठीक है, बात समझ में आती। ब्रॉडकास्ट सबके लिए, यूनिकास्ट एक के लिए, मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए। मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन क्या है? ये जो इसके अंदर छोटा सा बच्चा DSCP है ना, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मल्टीकास्ट डिप्लॉयमेंट्स। मल्टीकास्ट डिप्लॉयमेंट में मल्टीकास्ट की बेस पे इंस्टॉलेशन हो जाएगी, बस इतना याद रखें फिलहाल। इसको अगर मैंने समझाने की कोशिश की तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गई है? यानी साइमल्टेनियसली मल्टीपल मशीन्स पे इंस्टॉलेशन हो रही होगी। ड्राइवर्स आपके पास हो सकता है कि वो जो 200 मशीनें परचेज़ की हैं वो 100 बॉस की मर्ज़ी से आई हैं, और 100 जो है वो जो मालिक हैं कंपनी के, उनके जमाई ने नई कंपनी खोली है, 100 वहाँ से आई हैं। तो 100 डेल की हैं, 100 IBM की हैं। वो जो जमाई है उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन भी IBM की है, IBM की लेनी पड़ी, ठीक है। तो वो अब दो तरह की हैं। अब वो जो IBM वाला है उसके इसमें बिल्ट इन नहीं है ड्राइवर, ठीक है, तो वो ड्राइवर देंगे। समझ में आती बात? यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आप ऐड करवाते हैं। अच्छा, अब ज़रा इसकी प्रॉपर्टीज़ में आए। एक काम मैं कर रहा हूँ, मैं इसको ना, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा सोया हुआ है, मैं इसे स्टॉप करवा रहा हूँ। ये मैंने स्टॉप करवा दिया। सर बाकी मशीन्स के भी जो ड्राइवर उनका भी इमेज देना पड़ेगा? नहीं, जिसका बिल्ट इन इमेज नहीं है, इसके पास इमेज, इसके पास पूरी ड्राइवर के पैकेज हैं। अगर कोई ऐसा हार्डवेयर है, ऐसी कंप्यूटर आपके पास है जिनके ड्राइवर इसके पास नहीं, तो वो ऐड करवाने के लिए ये देखें स्टार्ट। बेसिकली एक क्वेश्चन आपको करना चाहिए था जो आपने नहीं किया, इसकी वजह से मुझे करना पड़ा। सर वो ऊपर एक ब्लैक हाँ वो सर चंगा वाला चल इसलिए रहा स्टार्ट है। नहीं क्योंकि आपने उधर ऑफ किया सामने। उसके ऊपर ब्लैक से आपको याद है कहा था कि लड़ाई हो जाएगी, बिल्कुल। आपको सवाल करना चाहिए था कि सर वो लड़ाई नहीं हुई, हाँ जी। तो लड़ाई थोड़ी देर बाद होनी थी। अगर मैं बूट करवाता तब भी हो जानी थी। ठीक। अभी तो दोनों चल गए, अभी DSCP को पता नहीं लगा था कि इसने किया क्या है, तो वो DSCP ने पकड़ के इसे, तो आपने एट द एंड ऑफ जो किया मैंने खुद ऑफ किया, उसको मैंने खुद ऑफ किया ताकि जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो फिर ये इन्फॉर्म करेगा पोर्ट का झगड़ा हो गया ना। मैं आपको इवेंट व्यूअर में दिखाता हूँ झगड़ा। इवेंट व्यूअर में इसने बताया होगा कि इसने गुस्ताखी क्या की है। इवेंट व्यूअर आपको बताएगा कि पोर्ट पे झगड़ा हुआ है। इवेंट व्यूअर आपको बताया था ना, मदर ऑफ ट्रबल शूटिंग, वो ऐसे ही नहीं मैंने कहा था। ये अब आपको सिस्टम में मिलना चाहिए, एप्लीकेशन में, ख्याल है एप्लीकेशन में आ रही है, सारा होगा, सोर्स देख लेते हैं। ये कह रहा है, वैसे जरा खोलें, यही है, बिल्कुल एक्यूरेट एरर है। वो कह रहा है 7024 सॉरी, The Windows deployment server service terminated with service specific error। आगे लिखा हुआ है only one usage of each socket address, ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रोटोकॉल नेटवर्क एड्रेस पोर्ट is normally permitted। यही आपको बताया था ना कि जी जो सॉकेट 3 चीज़ों से मिलके बनती है, प्रोटोकॉल, IP एड्रेस और पोर्ट नंबर। तो वो कह रहा है कि ये कॉम्बिनेशन एक के लिए होना चाहिए, तो वो 2 के लिए हो नहीं सकता। तो मैं जब स्टार्ट किया तो DSCP ने मुझे फारिग करवा दिया। अगर मैं चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर दूं फिर स्टार्ट हो जानी चाहिए, होनी चाहिए ना, ठीक है ना। साफ उसने कहा है पोर्ट का, तो पोर्ट का जो झगड़ा है वो WDS का तो हो ही नहीं सकता, वो DSCP का झगड़ा है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, क्लिक करते हैं डू नॉट लिसन ऑन पोर्ट 67, अप्लाई करते हैं। अब इससे स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्या ख्याल है? ठीक है ना जी। जाएं जी ऑल टास्क में स्टार्ट करवाएं। ठीक हो गया, हो गई स्टार्ट। तो अब तो पक्का हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट, मजबूत सिमेटेड अकीदा, ठीक है। तो मुझे ज़रा यहाँ देखने दें और टाइम मैनेजमेंट भी देख लेते हैं इस तरह की है। अच्छा एक क्वेश्चन है सर, इस टाइम आपने इसमें उसको डिसेबल कर दिया, इनेबल कर दिया डू नॉट लिसन,
ऑन पोर्ट 67 पे, पोर्ट 67 पर आपका नहीं सुनना। DSCP हाँ, इस पे कह रहे पोर्ट हैं 67 पे नहीं सुनना, ये मैंने कहा। तो अब जो इसके अंदर जो इसका DSCP का मॉड्यूल है, ठीक है, वो किस पोर्ट पर कर रहा होगा? 67 वो भी 67 इसके अंदर जो DSCP का मॉड्यूल है वो अब ऑफ हो गया ना, वो off हो गया। वो ऑफ हो गया। जो मेन DSCP है वो तो चल रहा है, उसने तो स्टॉप, मेरी DSCP कर दिया DSCP, वो जो था उसने तो स्टॉप होना भी नहीं था। बिल्कुल सही है, ठीक है, जो मेन DSCP था उसको तो आप DSCP स्नैपइन में से जाके स्टॉप करें ना, बिल्कुल ठीक है। आप तो WDS के अंदर, WDS के अंदर से आप WDS के DSCP को स्टॉप कर सकते हाँ, हैं। ये मैं समझ DSCP स्टॉप किया, ठीक। अच्छा, मैं आपको ना इसका पूरा सेटअप रेडी करके और क्या किया जाए, चलें, कोई जल्दी तो नहीं है ना, बैठे हैं ना, पक्की बात है ना, चलें बस फिर बैठे। कितना टाइम भी सर लग जाएगा? मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि जल्दी होगी। कितने लोग शादीशुदा हैं ज़रा? 1 2 बंदे, 3 बंदे शादीशुदा हैं। चलो फिर मेजॉरिटी तो छड़े हैं। मेरी दो बस मेरी कार्ड अच्छा, उकाड़ा अभी आपने जाना है उकाड़ा? मैंने सुबह ओ, सुबह जाना है, फिर खैर, फिर क्या परेशानी है। ओए होए। इसमें मेरे पास है ही नहीं है वो फाइल हैं। हाँ, नहीं मैंने अलग से कॉपी की हुई है, क्योंकि मुझे तो ज़ाहिर क्लासेस के लिए चाहिए होती है ना, तो मैंने अलग से boot.vim और install.vim दोनों मैंने रखी हुई है। नहीं, ये मेरे पास इमेज दूसरा वाला है ना, वो जो आप कह रहे हैं ना, विंडोज 7 में जाते हैं और वो सोर्स का फोल्डर होता है, उसके अंदर दोनों होती हैं। मेरे पास जो है वो इमेज दूसरा है, win.vim नहीं, boot.vim लिखे। विंडोज 8 के अलावा कोई और भी तरीका है विंडोज एक्सपी की में से ये दोनों फाइलें बनाने का? विंडोज एक्सपी की इंस्टॉलेशन फाइल बनाने का विंडोज XP की, जी, अगर एक्सपी डिप्लॉय करनी है हाँ, हाँ। हमें ये 2 फाइल चाहिए होती हैं, इंस्टॉल भी मौजूद नहीं, विंडोज XP की डिप्लॉयमेंट तो ऑल टुगेदर नए तरीके से होगी, क्योंकि विंडोज XP में boot.vim और install.vim नहीं होती हैं, आपको बनानी पड़ेगी विंडोज 8 के जरिए WAI के। उसके अलावा यार मेरे ज़हन में तो कोई तरीका नहीं है, हो सकता है वो। यहाँ देखो जो CD है, सर वो R2 का आइडिया सो पड़ा हुआ वही सर्वर में मारना है। हाँ सही है, ये बात सही है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसमें से उठा लेते हैं। सर इमेज हम लोग को विंडोज की साइड से मिल जाएगा। विंडोज 7 की कोई CD है, उसमें सोर्सेज का फोल्डर है, उसमें boot.vim भी होगी, install.vim भी होगी। सर ISO इमेज पड़ा हुआ है। हाँ, वो ISO आप बना किससे, ये डिपेंड करता है ना। ISO तो आप बना सकते हैं ना किसी से भी, अगर वो इसी वाले सोर्स से बना है जिसमें विम और वो, तो वो हो गया। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अभी हमारा सेटअप जो है उसमें 2 काम होने बाकी हैं। एक तो boot.vim और install.vim जो है उसको हमने डिफाइन करना है किसमें, उसके अंदर, और दूसरा काम जो हमने करना है वो DSCP को भी हमने प्रिपेयर करना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आप लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए? ये सब चाहिए। चलें एक्सट्रैक्ट खोल लेने दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग कॉपी करने में भी कोई 20-15 मिनट लग जाएंगे। इस पे तो ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आप 4 शेड पे कराते हैं। तो 4 शेड पे इतनी बड़ी वीडियो नहीं कर सकते। 4 शेड पे सिंगल फाइल का जो साइज़ है ना, सिंगल फाइल साइज़, वो आई थिंक 200 MB है। सिंगल फाइल साइज़ भी होता है ना, कि एक जो आप फाइल अपलोड कर रहे हैं उसका साइज़ कितना होता है। तो मेरे एक दोस्त ने अपनी भी कंपनी बनाई है, और उसने मुझे फ्री स्पेस भी कहा है कि 500 GB आपको स्पेस मिल जाएगी, उस पर लेक्चर्स वगैरह रख लें। लेकिन उस पर भी जो है ना, वो सिंगल फाइल की जो लिमिट है वो 200 MB है। ये वीडियोस 500-500, ये जो आपकी आज की वीडियो है
कितने लोगों ने कॉपी करना है जरा हाथ खड़ा कर। सर पिछला लेक्चर भी लेते हैं। चलें जी, ये देखें हम करेंगे क्या इसके बाद, install.vim पे राइट क्लिक करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, ऐड इमेजेस, और कौन सी फाइल इसे हम देंगे, इमेज ग्रुप। यानी अगर आपके पास बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है, एक आपका सपोर्ट डिपार्टमेंट है उसका अलग इमेज बनाए, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका अलग इमेज बनाए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप इमेज ग्रुप में ना नाम रख दें। सपोर्ट वालों के लिए 3-4 इमेज बने हैं, फाइनेंस वालों के बहुत बड़ा एक्सट्रीमली लार्ज एनवायरनमेंट है, तो उसको सोचे फिर आप ये इमेज ग्रुप आपको समझ में आएगा। तो एक ग्रुप का नाम आपने रख दिया है सपोर्ट, उसके अंदर 3-4 इमेज जो थे वो ऐड करवा दिए। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे विम फाइल मांगेगा, ये देखें boot.vim एंड install.vim, ये आप ब्राउज करके इसे विम फाइलें देते हैं। बात समझ में आ रही है? ये देखें विम फाइल मांग रहा है, तो boot.vim भी देनी है और install.vim भी देनी है, ठीक। ये यहाँ आपने boot.vim देनी है, उसी तरह ऐड करवाएं ब्राउज करके विम फाइल में। 2 ये काम करने हैं। तीसरा काम जो आपने करना है वो आपने ओपन करना है DSCP, ठीक है। और ये गौर से सुन लें, स्पेशली जो आप टेस्टिंग करेंगे वो इसी के मुताबिक करनी है। हमारी असम्पशन है कि हमारी जो वर्चुअल मशीन है जो ये चल रही है, या अगर आप फिजिकल मशीन लगाते हैं उसका IP एड्रेस है 192.168.0.1, ठीक है, with this subnet mask 255.255.255. 3 दफ़ा 255, तो और आपने यही रखना है क्योंकि ज़ाहिर है आपने IP एड्रेसिंग अभी पढ़ी नहीं है, तो जो आपको आती है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आती वो बस ये IP दे दें। नहीं, सर्वर पे तो DSCP का प्री रिक्विजिट है, मैनुअल IP होना चाहिए। जो मशीन ऐसा DSCP यूज़ हो रही है उस पर आप डायनामिक IP नहीं दे सकते, उसको मैनुअल देना पड़ेगा, तो मैनुअल IP होगा। तो यहाँ जाके अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू स्कोप, ये मैं प्रोसेस लिए गुजार रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट करें, यहाँ पे आपने देना है बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो मैं कर रहा हूँ ये मिरर कर देना है 192.168.0.1। ये मशीन का सर DSCP मशीन का भी अपना IP यहाँ पे नहीं वो तो आपने यहाँ दे दिया ना, सिस्टम की प्रॉपर्टी। यहाँ से 2 से शुरू हो, नहीं 2 से ना शुरू करें आप, 1 से 200 तक कर दें, या चले 2 से शुरू कर दें, इसे ऊपर 2 दे दें, क्योंकि 1 तो सर DSCP का मैं वो आगे एक्सक्लूड करवा देता ना एक्चुअली। अच्छा ठीक, मैंने इसलिए चले ये कर लें आप, ठीक ठीक है। और चाहे आप यानी अगर 1 से कर रहे हैं तो फिर आप आगे ना जो 1 वाला IP है उससे एक्सक्लूड करवा दें कि ये अपना IP ना दे दे किसी को, ये आपने निकाल दिया बाहर, और या फिर स्टार्ट ही 2 से कर लें जिस तरह इन्होंने कहा, तो उसके पास होगा ही नहीं वो IP। बस नेक्स्ट करके फिनिश कर दें, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं, इसे भी नो कर दें, कोई कंसर्न नहीं है हमारा। जब हम DSCP पढ़ेंगे इसको डिटेल से देख लेंगे। ये करने के बाद इस स्कोप के ऊपर रेड मार्क आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करके इसे एक्टिवेट करें, ये एक्टिवेट हो गई, और मेक श्योर कि ये भी ग्रीन हो। DSCP पे जो है ना यहाँ पे ऑथोराइज ना लिखा हुआ आ रहा हो, अनऑथोराइज लिखा हुआ आ रहा है। अगर अनऑथोराइज लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है ये ऑथोराइज है, ठीक है, और अगर ऑथोराइज लिखा हुआ आ रहा है तो ये अनऑथोराइज है, ऑथोराइज करना पड़ेगा। इतना काम करके फिर आप क्लाइंट को बूट करवाएं, वो सर्वर से इमेज भी उठा लेगा और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम परफॉर्म कर लेंगे नेक्स्ट, क्योंकि आपने कॉपी भी करनी है तो इसलिए थोड़ा सा हमारे पास टाइम फिर शॉर्ट रह जाएगा, फिर हम 10 से आगे बात चली जाएगी और इतनी